दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने इन्वेस्टर को नए शेयर बांटे। तो ये देख सकते हो कि किस कंपनी के इन्होंने शेयर बांटे और उसके पीछे की वजह क्या है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और कौन कौन वो इन्वेस्टर है जिनको शेयर दिए गए। दूसरी तरफ देखें तो ग्लोबल जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। रसिया से जो ऑयल खरीदने की वजह से देखें तो यूएस ने जो लगातार बहुत सारे जो सैंक्शन लगाए प्रतिबंध की वजह से देखें तो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की कंपनी को क्या नुकसान हो रहा है उसको समझेंगे। और अब देख सकते हो कि और भी कुछ नए फैसले यूएस की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या इससे आने वाले में रिलायंस को कोई नुकसान होगा? तो ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात की तो 1458 पर क्लोजिंग थी आज 0.41% की तेजी के साथ। तो कल मार्केट क्लोज होगा क्योंकि कल महानगर पालिका की इलेक्शन है मुंबई में और लोग अच्छे से सारे वोट कर पाएंगे, इसलिए दोनों एक्सचेंज को बंद किया गया है। तो आप देख सकते हो कि अब सीधा जो हमारा मार्केट खुलेगा वो परसों खुलेगा। तो देखो कि सुबह शुरुआत तो कमजोर हुई थी, आप देख सकते हो उसके बाद में इसमें खरीदारी देखने को मिली, निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव माहौल बना है। इसका जो 52 वीक का लो है वो देख सकते हो कि 1114 का है, जबकि हाई 1611 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से नीचे आ गया। मार्केट कैप अगर देखें तो 19.73 लाख करोड़ का है और आप देखें इंडिया की एक बहुत बड़ी टॉप 5 में शामिल वैल्यूबल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। इसका पी रेशियो 23.76 का है और 0.38% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। तो कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मुकेश अंबानी ने देख सकते हो कि 13 अपने जो इन्वेस्टर है उनको रिलायंस कंज्यूमर के शेयर बांटे और इसमें आप देखें बड़े बड़े नाम शामिल है जिसमें केकेआर भी शामिल है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी नई अलग की हुई कंज्यूमर गुड्स कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड यानी आरसीपीएल में जो 13 कंपनी के जो निवेशक थे ऐसी कंपनियों को शेयर अलॉट कर दिए है। 13 ऐसी कंपनियों को जो बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर की कंपनियां हैं उनको ये शेयर अलॉट किए गए जिनकी पहले से ही रिटेल होल्डिंग कंपनी में हिस्सेदारी ऑलरेडी है। तो आरसीपीएल की रजिस्टर ऑफ कंपनी यानी आरओसी को दी गई रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर मिलकर कंपनी में 16.45% की हिस्सेदारी रखेंगे, जबकि पेरेंट कंपनी रिलायंस के पास 83.55% की हिस्सेदारी होगी। काव्यो कहा उसी तो ये देखो कि जो अलॉटमेंट 2 दिसंबर को किया गया है रिलायंस रिटेल वेंचर्स यानी आरआरवीएल से इसके डीमर्जर पूरा होने के एक दिन के बाद ये फैसला किया गया जिसमें आरसीपीएल रिलायंस की सीधी सब्सिडीज कंपनी बन गई है। जिन इन्वेस्टर को आरसीपीएल के शेयर मिले हैं उनमें टीपीजी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, केकेआर प्राइवेट इक्विटी फर्म, सिल्वर लेक, जीआईसी और मुबाडला इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसी जो बड़ी कंपनियां जिन्होंने रिलायंस पे निवेश किया उनको सबको शेयर अलॉट किए गए। तो ये ट्रांजैक्शन आरसीपीएल के शेयरों के साथ 10 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू है 0.88 प्रति शेयर के प्रीमियम पर दी गई है। तो ये देख सकते हो 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर जिसमें 0.88 पैसे का प्रीमियम है। तो 31 दिसंबर की फाइलिंग के अनुसार अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि डीमर्ज हुई आरसीपीएल की पेड अप इक्विटी कैपिटल अब 6 लाख से बढ़कर 3505.62 करोड़ हो चुकी है। तो आरसीपीएल रिटेल बिजनेस होल्डिंग कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स की तरह काम करेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से रिलायंस ने कंज्यूमर गुड बिजनेस को अलग किया उसका मतलब ये हो सकता है कि जल्दी कोई स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर्स बनाया जाएगा या फिर नई कंपनी की लिस्टिंग की जाएगी, यानी बाजार में इसको अलग से लिस्ट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि आरसीपीएल का सबसे ज्यादा बिकने वाला जो ब्रांड है वो है कैंपा कोला। इसके बाद स्टेपल्स ब्रांड इंडिपेंडेंस भी है। कंपनी है वेलवेट और रावल गांव से कई पुराने ब्रांड्स को नए अवतार में फिर से लॉन्च कर रही है। तो डीमर्जर से पहले रिलायंस के ज़्यादातर जो एफएमसीजी ब्रांड थे वो रिटेल फर्म के पास थे, लेकिन अब इसके बैनर तले आ जाएंगे।
तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आरसीपीएल के पास सभी एफएमसीजी ब्रांड्स है। कंपनी ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस रिटेल बिजनेस से अलग होता है, जिसके लिए अलग से फोकस स्किल्स और फंडिंग की आवश्यकता होती है। ये अलग तरह से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करता है, इसलिए इसको पूरी तरह से एफएमसीजी कंपनी अलग कर दी गई है। कंज्यूमर गुड्स कंपनी से रिटेल बिजनेस को अलग करना एक अच्छी बात है, जिससे कंपनी अपने बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर पाएगी। यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल गई, ट्रम्प की वजह से क्या अंबानी के 1.4 लाख करोड़ डूब गए हैं। तो कैसे ये हुआ पूरा, तो देख सकते हो कि रूसी कच्चे तेल के जोखिम और रिटेल मार्केट की धीमी ग्रोथ को लेकर चिंता के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में 2020 के शुरुआत में काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि निकट भविष्य की में कई चुनौतियां, लेकिन ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि 2026 ग्रोथ का साल होगा। इसका कारण है कि एनर्जी सेक्टर में मजबूत प्रदर्शन और जियो की लिस्टिंग तथा टैरिफ में बढ़ोतरी की वजह से इसको फायदा हो सकता है। यानी जो ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज्यादा बुलिश है रिलायंस को लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की वजह से देखें तो कंपनी को कुछ गिरावट देखने को मिली, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन 2026 के शुरुआत के बाद ट्रंप के फैसला का कुछ असर गहरा होता गया। वो भी तब जब 5 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लाइफ हाई पर पहुंच गए थे। उसके बाद कंपनी को मौजूदा महीने में करीब 1.4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, यानी ऊपर की प्राइस से इसमें एक दबाव की स्थिति बनी, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मौजूदा साल में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली है। वैसे बुधवार को कंपनी के शेयर में तेजी थी, लेकिन नुकसान और वैल्यूएशन इतनी कम हो चुकी है कि लोगों को इस पर फिर से दाव लगाना शुरू कर दिया है। कंपनी के निवेशकों को अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों का इंतजार है, जिससे निवेशकों को काफ़ी उम्मीदें भी है। तो अब स्थिति यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे रही है, फिर से निवेशक इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट के जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि Q3 में रिलायंस रिटेल और टेलीकॉम की कंपनी का जो बिजनेस है टेलीकॉम का, वो काफ़ी बेहतर कर सकता है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओवरऑल प्रॉफिट और रेवेन्यू में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसके बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय। अभी शेयरों में नुकसान की भरपाई हो सकती है। तो ये देख लो कि ट्रंप के फैसले से भला उस कंपनी को नुकसान हुआ, लेकिन अब आने वाली स्थिति फिर बदलती हुई दिखाई देगी। Q3 के बाद उम्मीद है कि बेहतर होगा रिलायंस का काम। तो यहाँ पे जो कि ब्रोकरेज फर्म इस समय Q3 को लेकर काफ़ी उम्मीद में है। और अब देखिए मॉर्गन स्टैनली के मयंक महेश्वरी ने कहा है कि आगामी तिमाही में एनर्जी सेक्टर में चमक देखने को मिलेगी, जबकि रिटेल सेक्टर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आय का रुझान मजबूत बना हुआ है। निकट भविष्य में कंज्यूमर रिटेल सेक्टर में भी शेयर का प्रदर्शन प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि Q3 में एबिटा सालाना पर 10% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। रिफाइनिंग में तेजी के चलते ऑयल टू केमिकल बिजनेस सेगमेंट में भी एबिटा में सालाना पर 16% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि ब्याज और खर्च में कमी के कारण प्रॉफिट ग्रोथ सालाना पर केवल 1% रहने की अनुमान है। खासकर टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखें तो गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि O2C एबिटा में तिमाही पर 11% की जंप देखने को मिल सकती है और सालाना पर 16% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मजबूत रिफाइनिंग इनकम पेट्रोकेमिकल इनकम में गिरावट की भरपाई को कई ज़्यादा कर सकती है। ब्रोकरेज फर्म को निकट भविष्य में रिटेल ग्रोथ के अनुमानों में कटौती करते हुए अपने रिफाइनिंग अनुमानों को बढ़ाए, जिसकी वजह से कुल इनकम में लगभग कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ देखें तो एक्सिस कैपिटल के जो गौरव मल्होत्रा है उनका कहना है कि एबिटा में 467 बिलियन रुपए का रहने का अनुमान देखने को मिल रहा है, जो तिमाही पर 2% की और सालाना बेस पर 7% की वृद्धि दिखा रहा है। बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन के कारण ऑक्सीजन टू कंट्रोल एबिटा में वृद्धि हुई है, लेकिन हालांकि पेट्रोकेमिकल के कमजोर प्रदर्शन से इसका जो आंशिक एक रूप से एक संतुलन देखने को मिल रहा है, यानी कुल मिला के रिजल्ट एक तरह से बैलेंस से रह सकता है। तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने कंज्यूमर प्रोडक्ट के सेक्टर के विलय के कारण 150 बेसिस पॉइंट के निगेटिव इंपैक्ट को मानते हुए रिटेल सेक्टर में 9 से 10% सालाना पर ग्रोथ का अनुमान लगाया है। एक्सिस कैपिटल को भी हाई बेस त्योहारी बदलाव और जीएसटी फॉर रिफॉर्म और आरसीपीएल रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट के मर्जर के कारण रिटेल ग्रोथ में मंदी की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो कि इन सारी रिटेल चिंताओं को देख के कुछ जो रूसी तेल की प्रॉब्लम के बाद भी गोल्डमैन सैक्स का तर्क है कि जो उनका कहना है कि यहाँ पे आशंकाएं बढ़ा चढ़कर बताई जा रही है, यानी जो भी इस तरह से डर दिखाया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय स्थिति अच्छी रहेगी। रिलायंस यानी आप देखें कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, तो यहाँ से बेहतर करने की पूरी उम्मीद है और ब्रोकरेज हाउस आशावान है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।